गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक हम लोग का है फ्रिक्शन एनसीईआरटी क्लास 11 साइंस। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन के अबाउट द फ्रिक्शन हम लोग बेसिक कंसेप्ट लेने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण, फ्रिक्शन यानी घर्षण। घर्षण बल, ठीक। फ्रिक्शन यानी घर्षण, और ये यदि घर्षण आता है तो किस संदर्भ में आएगा? बल के संदर्भ में आएगा, मोशन के संदर्भ में आएगा। यानी हम यदि किसी पिंड को या किसी वस्तु को, इफ ए बॉडी प्लेस्ड ऑन ए क्या लेयर, किसी लेयर पर यानी प्लेन लेयर पर, या लेयर हमारे किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक अभी प्लेन लेयर मान के चले। जो प्लेन लेयर पर यदि कोई हमारी वस्तु रखी हुई है, इफ आई वांट टू मोशन इन द बॉडी विच इज प्लेस्ड ऑन द लेयर, जो कि वस्तु किसी लेयर पर ऑलरेडी रखी हुई है, तो वो मोशन में लाना हम यदि चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? उस पर बल लगाएंगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हमारा बल कहाँ होना चाहिए? हम जो बल लगाएंगे वो उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इन द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी हम जिस डायरेक्शन में बॉडी में मूवमेंट चाहते हैं, उस डायरेक्शन में ही हम उस बॉडी पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स दो टाइप के भी हो सकते हैं, पुश और पुल। इफ यदि हम बॉडी को पीछे से पुश करना चाहते हैं, तो बॉडी को मोशन के डायरेक्शन के बैक साइड से हम पुश करेंगे। अदरवाइज यदि पुल करना चाहते हैं तो फिर हम उसी फेस से हम पुल कर सकते हैं जिस फेस के डायरेक्शन में हमारा मोशन है। लाइक एज हम इसी को फिगर से यदि समझना चाहें, ये मान लें हम हमारा क्या है, ये हमारा एक सतह है प्लेन, ये हमारा क्या है? प्लेन। इस पर हमारा यहाँ एक बॉडी mkg का बॉडी यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। यदि ये स्टेबल है यानी स्टैटिक कंडीशन में है, तो इस पर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, कौन सा लॉ? थर्ड लॉ, ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसे कहते हैं, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स के अकॉर्डिंग यदि हमारा W यानी वेग, यदि ये वेग हमारा नीचे के डायरेक्शन में काम कर रहा है, इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू, हम जानते हैं ये होता है m इंटू जी, ठीक है। तो हम इतना ही बल अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ फोर्स, ये प्लेन यानी ये हमारा जो समतल है, ऊपर के डायरेक्शन में क्या करेगा? बल लगाएगा। ये बल हमारा लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन में। ये हमारा जो बल होगा वो कौन सा बल है? प्रतिक्रिया बल, यानी रिएक्टिव फोर्स है। ये हमारा क्या है? रिएक्टिव फोर्स है। एक्टिव फोर्स एंड रिएक्टिव फोर्स, ठीक। यही थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ फोर्स था
क्रिया प्रक्रिया का नियम, ठीक है ना। तो ये हमें पता है कि यदि वस्तु का भार ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ W इन द डायरेक्शन ऑफ, क्या करेगा, अर्थ के डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक इसके अपोजिट फोर्स, रिएक्टिव फोर्स प्लेन द्वारा इस वस्तु पर ऊपर के डायरेक्शन में यानी अपवर्ड, ये यदि बिलोवर्ड है तो अपवर्ड बल लगेगा, और ये बल किस कंडीशन में होगा, बैलेंस्ड कंडीशन में होगा। ये बल हमारा किस कंडीशन में होगा, बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है ना, यानी संतुलन की अवस्था में। अब ये यदि देखा जाए कि इसमें हम एक नया आइडिया लेके आए, बैलेंस्ड कंडीशन, तो इसका क्या मतलब है, बैलेंस तो है, हम जमीन पर खड़े हैं तो खड़े हैं, बैलेंस हैं, या कोई टेबल किसी फ्लोर पर रखा है तो बैलेंस है, रखा हुआ है, ठीक। लेकिन यदि ये बैलेंस कंडीशन में यानी हमारा रिएक्टिव फोर्स यदि कम हो जाए, क्या हो जाए, रिएक्टिव फोर्स कम हो जाए, तो ये जो समतल है ना, ये बेंड होने के कंडीशन में आ जाएगा, मुड़ने की कंडीशन में आ जाएगा। लाइक एज हम मान लें, इसको बहुत आसान होगा समझने के लिए, हम मान लें कि एक हमारा लोहे का यानी आयरन प्लेटेड कोई टेबल है, उस पर हम सपोज करें जो वेट रखते जा रहे हैं, तो भार तो हमारा बढ़ता जा रहा है, यानी हम W को क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये बढ़ाते जा रहे हैं तो जी यानी लास्ट मोमेंट ऑफ द रिएक्टिव फोर्स बाई विच इज अप्लाइड बाय द टेबल टू योर मास, द्रव्यमान के ऊपर, तब तक तो ये कंडीशन बैलेंस कंडीशन में रहेगा, यानी ये हमारा यदि पैरेलल टू द ग्राउंड है तो पैरेलल टू द ग्राउंड बना रहेगा, अदरवाइज ये बेंड हो सकता है, ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। भार यदि बढ़ता जाएगा ना, धीरे 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 ये बेंड होता चला जाएगा, एट लास्ट में ये ब्रोकन हो जाएगा, इसका ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ठीक है ना, यानी ब्रेक्ड हो जाएगा, ब्रोकन नहीं अदरवाइज ब्रेक्ड हो जाएगा, टूट जाएगा। क्लियर है। अब यहां हम लोगों को देखना है क्या, एक्चुअल में हमें क्लियर करना है फ्रिक्शन, ठीक। अब आएंगे हम मोमेंट पैरेलल टू द ग्राउंड यानी प्लेन, जिस सतह पर हमारा वस्तु है, इसमें हम यदि गति चाहते हैं, इधर मोशन चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मोशन चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो यहां से हम पुल करेंगे, अदरवाइज हम यहां से क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं ना। यदि इस डायरेक्शन में ये हमारा डायरेक्शन ऑफ द मोशन है पैरेलल टू द प्लेन सतह, तो हम दो टाइप से इसमें बल लगा सकते हैं, सिंपल सी बात है। या तो हम मोशन बॉडी से आगे हुक लगा के, हम लोग जैसे ट्रैक्टर की ट्राली वगैरह बहुत सारे हम लोग देखे हैं ट्रैक्टर की ट्राली को खींचते हुए, तो वो हमारा पुल किया जा रहा है, इंजन द्वारा पुल होता है। लेकिन कुछ ऐसा भी कंडीशन है जहां हम पुल करते हैं, ठीक है ना, पुश नहीं करते। जैसे रेडी वगैरह है, जो सब्जी की रेडी इन जनरल अभी बहुत सारे हर सिटीज में चलता हुआ नजर आएगा, तो ये पुल करके चलाया जाता है, धक्का दिया जा रहा है, पुश करके चलाया जा रहा है, खींचा नहीं जा रहा है। पुल करने का मतलब वो जो ट्रैक्टर की ट्राली को हम पुल कर रहे हैं, ये पुश करते हैं, धक्का देते हैं, फिर आगे चलता है।
अदरवाइज इस रेडी को दोनों टाइप से भी लोग चला लेते हैं, पुश करके भी चला लेते हैं, पुल करके भी चला लेते हैं, चलाते हैं ना। कभी यदि पुश करना होगा तो वो पीछे से पुश करेगा और कभी वो अपना डायरेक्शन चेंज करके पुल करने लगता है, ठीक है ना। तो ये रेडी को माइंड में रखो, जो रेडी में दोनों हम टाइप के मोशन देख लेते हैं, पुश और पुल, ठीक है। फोर्स देखते हैं, फोर्स का एग्जांपल है। अब हम यदि देखें जी यहां से हम सपोज करें जी ये है हमारा कितना, एम की वैल्यू हम मान लें 10 मान लें, तो ये 10 जी वेट के नीचे लग रहा है, इतना ही, यानी R = 10 जी, इतना ही बल बैलेंस कंडीशन में प्रतिक्रिया बल यानी रिएक्टिव फोर्स एवं काम करेगा। क्लियर है। अब हम यहां से 5 न्यूटन का बल लगाना चाह रहे हैं, ऐसे खींचना चाह रहे हैं, यानी 5 न्यूटन का हम बल जो यहां लिखे हैं, ये अभी समझने के लिए सपोज करें एक छोटा बच्चा 10 केजी का गट्ठर खींचना चाह रहा है तो वो नहीं खींच पा रहा है। तो यदि एक बालक नहीं खींच पा रहा है तो हम दूसरे बालक को, एक और बालक को वहां हेल्प करने के लिए बोल देते हैं, चलो एक बालक से नहीं हो रहा है, 2 बालक खींचो। तो यानी ये 10 न्यूटन हो गया। यदि एक बालक हमारा 5 न्यूटन का बल लगा के खींच रहा था, 2 बालक हम लगा दिए तो 10 न्यूटन हो गया, ठीक है। 10 न्यूटन से ही सपोज करो ये आगे नहीं जा पा रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 करेंगे, अपने फोर्स को धीरे धीरे पुलिंग फोर्स को बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अब यदि इस कंडीशन पर गए तो हो सकता है कि ये अब स्टार्ट बने खिसकना स्टार्ट करने वाला है। अब खिसकना स्टार्ट करने वाला है, यानी अब इसमें एकदम अब 0 सेकेंड के बाद ये लग रहा है गया मोशन में, ये मोशन आया इसमें खिसका, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में, और ये जो अभी वो कंडीशन का हम जिक्र किए, इस कंडीशन को अभी 2 मिनट के लिए कॉन्सेप्ट बनाकर अभी माइंड में अलग हम कहीं साइड करते हैं, ठीक। क्योंकि यहां अभी आने वाले हैं, इससे पहले हमें इसको देखना है, फ्रिक्शन क्या है, व्हाट इज फ्रिक्शन। तो इसको सिंपली डिफाइन करके चलें माइंड में कि 2 सतहों के बीच, यानी इन बिटवीन 2 प्लेन विच इज कांटेक्ट टू ईच अदर, जो कि आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में है, इस टाइप के 2 सतहों के बीच गति का विरोध करने वाला बल फ्रिक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? द प्रॉपर्टी ऑफ 2 कांटेक्ट लेयर which is opposed to the motion of the body or motion of the layer in between them is called friction. क्लियर है? हमने क्या बोला? हमने कहा, छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। मान लो 2 बालक आपस में बैठ के क्लास में ही या कहीं भी, एनीवेयर, पार्क में, इन द पार्क, इन द मार्केट, खूब मस्ती से अपना मस्ती भरा बात कर रहा है, यानी आप बीती दोस्ती सुना रहे हैं, ठीक है ना। अब उसमें कोई एक बालक को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ठीक। उसका कोई दूसरा साथी आ गया, मान लें
वो चाह रहा है कि हम एक को बुला के ले जाएं, हम अपना कुछ बातें करें। तो वहां ये जो दोनों सतह था, जो दोनों क्या था, आपस में जो भाईचारा दोस्ती थी, उस सीमा तक को उठना नहीं चाहेगा, इंपॉर्टेंस नहीं देगा अदर को यानी थर्ड को, जब तक कि उस थर्ड का इंपॉर्टेंस इन लोगों के बीच जो आपस की आकर्षण बल है उससे ज्यादा ना हो जाए। क्लियर है ना? और भी सिंपल एग्जांपल ले लो। घर पर एक ही टाइम, मान लो एट ए टाइम मम्मी और पापा दो यदि अपोजिट साइड में आवाज दे दें नाम रखकर, तो कि सबसे पहले किधर बालक भाग के जाएगा? छोटा होगा तो मम्मी के तरफ, अब बड़ा होगा तो पापा के तरफ, तुरंत भागेगा। छोटा होगा तो मम्मी से ज्यादा मम्मी से प्रेम रहता है तो अपनी माँ के तरफ अट्रैक्टिव हो जाएगा। और यदि बड़ा होगा तो उसको मूवमेंट में यानी इधर उधर में घुमाने में पापा से ज्यादा बिहेवियर जटिल होता जाता है, तो वो उनका बात पहले सुनना चाहेगा, मम्मी का बाद में सुन लेगा। क्लियर है ना? तो यानी हमारे कहने का मतलब है कि जहां भी दो सतह आए, उन दोनों सतहों के बीच यदि मोशन की बात आ जाए तो वहां एक फ्रिक्शन यानी मोशन का विरोध करने वाला एक बल कार्य करता है। ठीक है ना? उस बल को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। क्लियर है? अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लगता है, ये अभी चलेंगे हम लोग मैथमेटिक्स में, तो ये इक्वल टू हो जाता है म्यू इंटू आर। अब ये हमने ये म्यू लिखा, आर तो रिएक्टिव फोर्स यही है, यही आर है, इसी आर की वैल्यू है, सेम आर है ये। ठीक है ना? मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जो आर यहां हम पुटअप करेंगे वो कौन सा आर होगा? आर इक्वल टू एम जी। क्लियर है ना? हमेशा ये ध्यान रखना, अभी देखने को मिलेगा। तो ये 10G हम आर की वैल्यू पुटअप कर लिए। म्यू क्या है? व्हाट इज म्यू? म्यू हमारा घर्षण गुणांक है। क्या है? म्यू इज ए कांस्टेंट विच इज कॉल्ड हियर फ्रिक्शनल कांस्टेंट। ठीक है ना? और ये डिपेंड करता है, जो घर्षण गुणांक है ये हमारा डिपेंड करता है कि जो लेयर है वो किस चीज की बनी हुई है, यानी जो हमारा प्लेन है वो प्लेन किस मटेरियल की बनी हुई है। सड़क बनती है, कोल वाला भी सड़क होता है, कोल तार वाला, सीमेंटेड सड़क भी होता है, प्लास्टिसाइज सड़क भी होते हैं, ठीक है, ग्लास सड़क भी होता है, शीशे की भी सड़क होती है। ठीक है? तो वो हर एक अच्छे, अब हम कह रहे हैं कि ये म्यू डिपेंड करता है जब कि ये जो लेयर बना है हमारा तल है, प्लेन है, उस प्लेन का मटेरियल किस टाइप का है। इस बात को भी हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। ये यदि ये प्लेन स्मूथ है, प्लेन क्या है? स्मूथ है, स्मूथ यानी चिकना। प्लेन कैसा है हमारा? चिकना तल है। तो यदि स्मूथ है तो ये फ्रिक्शन कम होगा। जितना ही स्मूथ होता जाएगा उतना ही घर्षण का मान क्या होगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? और ये जितना ही खुरदुरा होगा यानी रफ, खुरदुरा यदि रफ, रफ जितना इसको रफ यानी खुरदुरा, खुरदरा, ठीक है।
तो ये जितना खुरदुरा होगा ना, ये रफ टाइप का होगा, वहां म्यू का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तल चिकना हो, सिंपल सी बात है, इतना जटिल चीज नहीं है जिस ये कैसे याद रहे। हर कंडीशन को, जितने कंडीशन है, एनी ऑल कंडीशन, इफ यू वांट टू क्लियर क्या द बेसिक ऑफ द टॉपिक इन योर माइंड, देन उसको एक छोटे छोटे टाइप के एग्जाम्पल अपने माइंड में रखो। सपोज करो कहीं हमें वेटेड जो ज्यादा भार वाली वस्तु है उसको हमें खींचना है या धक्का देना है इन योर क्या डेली लाइफ, तो हमें यदि बराबर समतल दिखता है रोड या सड़क या रास्ता, तो आसानी से एक बार खिसक गया तो फटाफट खिसकता चलता जाता है। और वही यदि खुरदुरा है तो एक यदि गड्ढा पार किया तो दूसरे गड्ढे, यदि गड्ढा में आया तो फिर हमारे बल को, खींचने वाले बल को बढ़ाना पड़ता है नहीं तो ब्रेकअप का काम करता है, ब्रेक लगाता है, रुकावट पैदा करता है वो। तो उस टाइप के तल हो तो हमारा म्यू का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो घर्षण की बात आ गई थी अब क्लियर हुई। ये वही हम यहाँ आ जाए जो 2 मिनट के लिए हमने जिस टॉपिक को रोक रखा था, दैट मैक्सिमम फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द सोर्स ऑन द बॉडी, ठीक, एंड बॉडी गोज टू जस्ट स्टार्ट इन मोशन कंडीशन इज कॉल्ड, उस समय के जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड क्या, सीमांत घर्षण बल। क्या कहते हैं उसे, सीमांत घर्षण बल, ठीक। यानी अब यदि उससे हल्का भी ज्यादा हमारा बल हुआ तो हमारा बॉडी मोशन के कंडीशन में दिखेगा, ठीक। और उस सीमांत घर्षण बल से यदि हमारा अप्लाइड फोर्स थोड़ा भी कम रहा तो मेरी बॉडी मोशन में नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा जो फ्रिक्शन का जो टाइप्स था, उस टाइप के 2 टाइप इन योर बुक डिस्कस किया गया है, एक तो डायनेमिक फ्रिक्शन, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, क्लियर है। तो ये स्टैटिक टू डायनेमिक में कन्वर्ट होने के लिए, पहुंचने के लिए, कन्वर्ट नहीं बल्कि रीच्ड टू, ठीक है ना, इन मोशन कंडीशन, वो इन दोनों के बीच का जो कंडीशन है, यानी मिड पॉइंट ऑफ सीमांत और स्टैटिक एंड डायनेमिक इज कॉल्ड सीमांत घर्षण बल, ठीक, क्लियर हो गया। अब ये भी क्लियर, ये इससे यदि हमने सीमांत को डिफाइन कर दिया इन द माइंड, ठीक है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमें क्लियर हो गया। कैसे, ये लेस देन सीमांत फ्रिक्शन, उससे जो भी कम है वो फ्रिक्शन किसमें होगा, स्टैटिक में या डायनेमिक में, इसमें होगा। सीमांत फ्रिक्शन, ये सपोज कर रहे हैं, सीमांत फ्रिक्शन को हम एफ से डिनोट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब देखा जाए कि फ्रिक्शन ज्यादा कब होगा, फ्रिक्शन कम कब होगा, ये क्लियर किया जाए। क्लियर करने की बात है, फ्रिक्शन एक्चुअल में कम ज्यादा तो होगा नहीं, क्योंकि यदि कम या ज्यादा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेन को चेंज करना पड़ेगा,
ठीक, लेकिन हम अभी बताए थे क्या, स्मूथ एंड रफ प्लेन के बारे में। ये हमारा प्लेन यदि स्मूथ होता जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होता जाएगा, ठीक, और यदि ये रफ टाइप के होता जाएगा तो हमारा फ्रिक्शन ज्यादा होता जाएगा। लेकिन ये भी माइंड में रखने की बात है, इफ योर बॉडी इज इन द मोशन कंडीशन, यदि वो गति की कंडीशन में है ऑलरेडी, तो हमारा प्लेन रफली यदि है, इसके बावजूद भी वो मोशन में है, तो उस पर लगने वाला जो एक्चुअल फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, जो रोकने वाली बल है, वो हमें कम महसूस होगा ड्यू टू द मोर अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक, यानी जो हमारा गति के दिशा में जो बल लगा है वो थोड़ा सा ज्यादा है। कहने का मतलब है कि गाड़ी एक बार, सिंपल सी बात है रखने वाली, बचने वाली भी, कि यदि एक बॉडी खिसक गई, कोई भार वाली वस्तु एक बार लुढ़क गई या खिसक गई, तो वो हमें कम बल लगाना पड़ता है, वो अपने आप खिसकती चली जाएगी, ठीक। लेकिन स्टार्टिंग खिसकाने के लिए मैक्सिमम फोर्स की जरूरत होती है, यानी मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से जब ज्यादा होगा तो आगे चलेगी, ज्यादा नहीं होगा तो आगे वस्तु नहीं चलेगी। क्लियर है ना? तो ये हमारा, अच्छा, ये इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करना चाहें हम, इस एग्जांपल को ही ये थोड़ा सा रिमूव करते हैं। ठीक है, अब ये यदि देखें तो हमारा इधर हम मोशन चाहते हैं, मोशन, तो हम यदि इधर मोशन चाह रहे हैं, गति चाह रहे हैं, तो इधर हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ये यदि अब हम फोर्स यहाँ अप्लाई किए, ये m का है, तो ये W इज इक्वल टू आ गया हमारा mg बिलो, एंड अपवर्ड हो गया R इक्वल टू mg। क्लियर है? ये हमारा किसी तल पर, जिस तल पर ये प्लेस्ड है, इस तल का फ्रिक्शनल कांस्टेंट यानी कोई फ्रिक्शनल गुणांक हमारा क्या है? म्यू है, ठीक। तो म्यू आर हमारा इस मोशन का विरोध कर रहा है। इसके बावजूद हमारी वस्तु इधर मोशन में है, यदि इधर मोशन में है, एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के असलरेशन से वो असलरेट हो रही है, यानी मूव कर रही है, ठीक है। तो हमारा ये एक माइनस म्यू आर इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन होगा मोशन की कंडीशन में, किस कंडीशन में? मोशन के कंडीशन का, यानी हमारा ये जो दो बल हम देख रहे हैं, फोर्स, टू टाइप का फोर्स देख रहे हैं, एक तो हमारा पुलिंग फोर्स है और सेकेंड हमारा म्यू आर जो कि अपोज कर रहा है। इसके बावजूद भी यदि हमारी वस्तु फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही है विद द a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर असलरेशन से, इट मीन्स कि ये बल, पुलिंग बल जो फोर्स है, ये म्यू आर यानी फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है? ज्यादा है, और जितना ज्यादा है वह क्वांटिटी ही रीजन है मोशन ऑफ द बॉडी का
जिससे कि हमारा जो असंदेशन है यानी त्वरण है, ये त्वरण उत्पन्न हो पाया। ठीक, इसलिए ये त्वरण उत्पन्न करने में लगा बल बराबर होगा अप्लाइड फोर्स माइनस opposition force which is applied due to the two layers। ठीक, तो ये क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक अभी इससे जस्ट आगे अब हम लोग देखेंगे कि यदि किसी पुली यानी घिरनी, ठीक है, जैसा कि अभी तक हम लोग टॉपिक देखते आ रहे हैं, फ्रिक्शन के बारे में बेसिक आइडिया या फ्रिक्शन हम लोग ने अभी तक लिया। इसमें हम देखें कि किस कंडीशनात्मक यानी कंडीशनल क्वेश्चन में ये फ्रिक्शन एक्टिव होता है, काम करता है, ठीक है ना, क्रियाशील होता है। ये यदि हम देखें इन जनरल इस टाइप से ठीक है, यानी यहां एक M1 मास का वेट क्या हुआ है, लटका हुआ है विद द हेल्प ऑफ रोप, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू द अदर मास विच इज प्लेस्ड ऑन ए प्लेन, ठीक है, प्लेन AB लाइक एज AB। तो ये क्या करेगा, ये स्टैटिक कंडीशन बनाए रखेगा या मोशन के फॉर्म में आ जाएगा, कन्वर्ट होगा, स्टार्ट योर मोशन, हम देखेंगे इसका, ठीक है ना। जैसा कि हम देख रहे हैं मास जो M1 यहां लटका हुआ है, इस पर यदि हम इस रोप पर क्या देखें T, इस रोप पर क्या लगेगा T यानी तनाव, तनाव यानी टेंसाइल फोर्स, तनाव बल, ठीक है ना। इसलिए इसे हम T से डिनोट कर देते हैं, खिंचाव बल टेंसाइल फोर्स को हम T से डिनोट करते हैं। ये M1 ड्यू टू M1, ये T इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 इंटू G। तो हमें एक यहां रिलेशन मिला T इक्वल टू क्या मिला M1 इंटू G, ठीक है। ये हमारा T इसको क्या करेगा, खींचेगा, ये अप्लाई हो जाएगा M2 मास पर। यह बल T इक्वल टू M1 G हमारा कहाँ, यहाँ अप्लाई होगा ना, यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ ये यदि एक प्लेन पर हम रखे हैं तो यहाँ देखें क्या क्या एक्टिव है। यहाँ हमारा M2G बिलो वर्क कर रहा है, ये हमारा यदि एक प्लेन सा है तो ये इसका रिएक्टिव फोर्स R ऊपर जाएगा M2G, क्लियर है। और ये यदि दो यहाँ दो लेयर हो गए ना आपस में,
यहाँ टू लेयर कनेक्टेड विच ईच अदर हमें देखने को मिल रहा है, यानी यही फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जनरेट होगा। ठीक, जैसे ही यहाँ खिंचाव बल सक्रिय हुआ वैसे ही यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा R इक्वल टू M2G आ गया। क्लियर है। अब हम कह रहे हैं कि जैसे ही ये अभी भी इस पर एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, अभी इन प्रेजेंट यदि ये मोशन में नहीं है, प्लेस्ड है ऑन द अदर लेयर या प्लेन, तो भी इस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है। वो जो फ्रिक्शनल फोर्स अभी काम कर रहा है, दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है ना। और यदि मोशन में वो आ गया, इसमें आ गया, मोशन में आ गया, तो उस समय जो फ्रिक्शन काम कर रहा होगा दैट इज कॉल्ड डायनेमिक फ्रिक्शन। क्लियर है। तो यहां से अब हम देखें तो ये इस डायरेक्शन में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा एफ एस यानी ये हम इस एस को यहाँ एस लिखे हैं, क्यों, कहीं कहीं के भी लिखा जाएगा, एफ के। ये एस मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन है, जहां डायनेमिक की बात आएगी ना वहां एफ के लिख दिया जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो ये यहां से ऐसे खींचेगा। इसके बावजूद अब ये इसमें क्या क्या कंडीशन हमें देखने को मिल सकता है या किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बनेंगे कि सपोज करो कि इसके बावजूद ये कौन सा 2-3 कंडीशन होगा इसके मोशन के। इफ फर्स्ट कंडीशन हम देखें कि ये आएगा कि इफ टी इज ग्रेटर देन एफ एस। नंबर सेकेंड कंडीशन आ गया टी इक्वल टू एफ एस। नंबर थर्ड आ गया टी इक्वल टू टी इज लेस देन एफ एस। ये 3 कंडीशन हमने यहां नोट कर दिया। ठीक है। अब इस तीनों कंडीशन में हमें देखना है कि किस कंडीशन में हमें मोशन मिल रहा है। क्लियर है। इफ टी इज ग्रेटर देन एफ एस तो ये मोशन में मिलेगा, तो इसका कंडीशन क्या होगा, मोशन हो जाएगा, स्टार्ट मोशन। इफ P इक्वल टू एफ एस तो ये मोशन में जाएगा। अभी ये यहां कौन सा इस कंडीशन का जैसे ही T इक्वल टू एफ एस होगा, इस कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्शन लगता है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड, कौन सा फ्रिक्शन होगा, सीमांत फ्रिक्शन। वो हमारा सीमांत फ्रिक्शन कहलाता है। क्लियर है। तो ये सीमांत फ्रिक्शन का कंडीशन है, यानी ये हमारा कंडीशन है कि अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं है मोशन, लेकिन ये मोशन में जाने के लिए 100% क्या हो रखा है, तैयार है। यानी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टी इंक्रीज्ड देन द बॉडी M2 विल बी इन मोशन कंडीशन। क्लियर है। तो ये कंडीशन भी हमें पता चल गया। और इस कंडीशन में क्या होगा, T इज लेस देन एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से T हमारा क्या है, कम है। तो ये कोई भी चांस नहीं है कि हमारा पिंड यानी बॉडी मोशन में जाएगी। तो यहां नॉट पॉसिबल, मोशन नॉट पॉसिबल, मोशन
नॉट पॉसिबल। क्लियर है? तो ये हमारा 3 कंडीशन है, और ये जो इस टॉपिक का हम लोग जो बेसिक आइडिया लिए, इस बेसिक कंसेप्ट के तहत ही क्वेश्चन बनते हैं बुक में। इससे बाहर के क्वेश्चन या इससे ज्यादा कंसेप्ट हमारे अकॉर्डिंग लगना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा कहानी हो गई। नाउ अब यदि हम फ्रिक्शन देखें अदर टाइप का, हमने एक प्लेन लिया, इंक्लाइंड प्लेन, जो कि किसी एंगल पर क्या हुआ है, झुका हुआ है। यदि इस टाइप के प्लेन पर यानी इंक्लाइंड प्लेन पर नत समतल, ठीक हिंदी में, पर यदि हम मोशन देखना चाहें तो यहां देखते हैं, यहां हमें किस टाइप का गतिविधियां देखने को मिलती है। क्लियर है? हमने यहां एम मास रख लिया। ये एम मास क्या करेगा, ये नीचे हमारा फोर्स लगेगा m इंटू जी। क्लियर है? और रिएक्टिव फोर्स को ध्यान देना है, रिएक्टिव फोर्स कहां लगेगा। रिएक्टिव फोर्स एक्चुअल में कहां लगता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर हमारा रिएक्टिव फोर्स ये लगेगा आर। तो ये हमारा जो रिएक्टिव फोर्स आर लगेगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि ये इक्वल टू क्या होगा, यानी ये इक्वल टू, हमने यदि यहां सपोज करो यहां एक पिंड रख दिए, एक बॉडी रख दिया गया है, तो ये जो mg यानी वेट इसका नीचे लग रहा है ना, नीचे, इसके 2 कंपोनेंट एक्टिव हो जाएंगे। कहां पर, इंक्लाइंड प्लेन के केस में, इन द केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, यदि हमारा सतह झुकाव पर है, यानी और ये किसके सापेक्ष झुकाव पर है, टू द अर्थ, ठीक। तो ये जो कि थीटा या थीटा एंगल से किसी भी उसके झुकाव पर हो, वैसे ये जो एंगल हम ले रहे हैं टू द अर्थ के सापेक्ष में ही लिया जा रहा है, क्योंकि हमारा ये हम बात कर रहे हैं किस चीज का, mg का, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत हम ये सब क्रियाकलाप लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसके 2 घटक यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट जो हम निकालते थे किसी भी बल के 2 घटक, तो वो यहाँ 2 घटक काम करेगा, यहाँ काम करेगा mg, क्योंकि ये एंगल ही इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। यहां से ये हो गया mg cos थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। क्लियर है? तो अभी फिलहाल में इस पिंड यानी m पर जितने टाइप के फोर्स लगने थे वो सारे फोर्स यहां दर्शाया जा चुका है। क्लियर है? और एक बल अभी भी कहो कि कौन, एक बल अभी भी यहां एब्सेंट है, वो कौन सा बल एब्सेंट है, एक्टिव है, हम नहीं लिखे हैं, दिखना रहा, दिखेगा। अब ये यदि रखा गया, यदि सपोज करो हम ये मान लें कि ये हमारा एक समतल है, यहां हमने ये चाक का ये टुकड़ा, यदि ये चाक का टुकड़ा हमने यहां ऐसे रख दिया, ये चाक का टुकड़ा थोड़ा सा डस्टर रख लें, बड़ा दिखेगा, ये हमने डस्टर इस पर रख दिया। यदि हम अपने प्लेन को धीरे 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 हम इंक्लाइन करते जा रहे हैं तो ये मोशन में आया
और आकर क्या हो गया, गिर गया, यानी मोशन में आया। तो इससे हमें कुछ तात्पर्य निकला, यस निकला, तात्पर्य ये निकला, यानी ये हमारा जो थीटा है इसका टेन, यानी टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, म्यू, वेयर म्यू इज द फ्रिक्शनल कांस्टेंट, घर्षण गुणांक है ये, ठीक है ना। तो ये यदि हम यहां से क्या कर रहे हैं, एंगल बढ़ाते जाएं तो हमारा घर्षण का मान क्या होता जाएगा, कम होगा या ज्यादा होगा, tan 0 की वैल्यू क्या होता है और tan 90 का वैल्यू क्या होता है, tan 0 इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइट 0, ये होता है 0 और ये होता है इनफाइनाइट, क्लियर है। तो 0 से यानी ये पैरेलल टू द अर्थ से जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा हमारा घर्षण गुणांक क्या हो रहा है, म्यू का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब म्यू का मान यदि बढ़ेगा तो घर्षण गुणांक भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन मैक्सिमम मान यानी सीमांत घर्षण बल जो हम कह रहे हैं, सीमांत मैक्सिमम, तो मैक्सिमम tan का मान कितना आता है, 1 हम देखते हैं फिलहाल में 45 डिग्री 1 हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो ये जो हम अभी हम बता रहे हैं कि जैसे जैसे म्यू का मान हमारा बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा, हमारा म्यू का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि tan का मान जैसे जैसे बढ़ता है थीटा का मान tan में, तो उसका वैल्यू बढ़ती जाती है, तो हमारा tan थीटा इक्वल टू म्यू है, म्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन इस म्यू का वह मैक्सिमम मान वैल्यू, दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू, ठीक है ना, जो कि इसको मोमेंट स्टार्ट होने तक अप्लाई होता है, क्लियर है, वो घर्षण हमारा क्या कहलाएगा, सीमांत घर्षण कहलाएगा। यानी ये यदि हम इसको एफ से डिनोट कर रहे हैं मैक्सिमम मान को, तो ये म्यू मैक्स, उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, ये मोशन में आ जाएगा। अभी भी यदि हम अपना एंगल को कम कर दे रहे हैं तो ये मोशन में नहीं आ पा रहा है। इट मीन्स कि यहाँ जो हमारा एफ काम कर रहा है, यानी म्यू आर काम कर रहा है, म्यू इंटू आर काम कर रहा है इक्वल टू एफ एस, क्लियर। तो ये म्यू एस जब तक सीमांत पर न पहुंच जाए ये मोशन में नहीं आएगा। लेकिन जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाते जाएं और ये एफ एस के वैल्यू तक यदि पहुंच गया तो अब हमारा पिंड क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। और ये यदि मान लें कि ये ए एक्सेलरेशन उत्पन्न हो जा रहा है तो ये हमारा आ जाएगा एफ एस जी साइन थीटा, जी साइन एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू एम इंटू ए। ये हमारा फाइनल कंडीशन है किसका, मोशन का, ठीक। और ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ये दीज टू फोर्सेस हमें दिख रहा है, यही डिफरेंस ऑफ टू फोर्सेस कारण बनेगा
एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करने। क्लियर है? यदि हमारा यहाँ ये mg sin थीटा, यानी अभी जो हम टी के जो पुली वाला क्वेश्चन देखे थे उसमें टी और mg के बीच डिपेंड कर रहा था कि वो मोशन में जा रहा है कि नहीं। तीन कंडीशन हम लोगों ने लिखा था, टी माइनस एम जी, टी इज ग्रेटर देन एम जी, टी इज लेस देन एम जी एंड टी इक्वल टू एम जी। तो यहां हम देख सकते हैं कि इफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन एफ एस, एम जी साइन थीटा इज लेस देन एफ एस and mg sin थीटा इज इक्वल टू एफ एस। यदि ये इक्वल टू एफ एस के कंडीशन पर है तो जस्ट स्टार्ट द मोशन का कंडीशन यहाँ जनरेट हो गया है। यानी अब ये mg sin थीटा की वैल्यू हल्का भी इंक्रीज हुआ तो हमारा बॉडी क्या हो जाएगा, इन द मोशन कंडीशन में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हम जो अभी तक इसका कंसेप्ट हम लोगों ने देखा, इसके तहत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 11 साइंस के चैप्टर के तहत ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। इन द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे हम बनते हैं, डिफरेंट टाइप एग्जाम में देखते रहते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो यदि फ्रिक्शन एंड लॉ ऑफ फ्रिक्शन एंड कंडीशन ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि भारत के प्रधानमंत्री का कथनानुसार सबका साथ सबका विकास हो सके। जबकि एक विकास जी हमारे यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।